हेलो एवरीवन, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय चैनल सोशल विद संदीप। गाइस, आज हम अपनी फोर्थ सीरीज़ शुरू करेंगे सीटेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर की। ठीक है, आज हम फोर्थ सीरीज़ शुरू करेंगे सीटेट पेपर के लिए एसएसटी का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इसमें जो नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। हर एक क्वेश्चंस में आते जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा उससे संबंधित 3 से 4 ऑप्शंस और क्या पूछे जा सकते हैं पेपर में वो लिखे हुए मैंने, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी तो ज़्यादा बेटर और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट और आंसर्स को लेकर के, या क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आंसर्स पूछे गए हैं उसमें। वो सारी चीज़ें आप अच्छे से करोगे तो ही होगा गाइज़। उसके लिए आपको बस यही काम करना है कि आप वीडियोस पे बने रहें, बिना स्किप किए वीडियोस को देखिएगा। मैं यहाँ पे कोई खेल मदारी लेके नहीं बैठा हूँ कि आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ आपके काम का है, सब कुछ आपके पेपर में आने वाला है। आप स्किप करोगे, पेपर में बैठोगे ना फिर, तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें स्किप होते चली जाएंगी। तो बेटर स्किप मत करिए। अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं तो आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, नहीं देखना है मत देखिए, उससे आपका ही नुकसान होने वाला है गाइस। पेपर आपको देना है, हमें नहीं देना है। ठीक है, हमने इतनी तैयारी करी, मेहनत करी है तो हम आपको भी करा रहे हैं ना, क्योंकि गाइस पिछला रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं, बहुत बेकार गया है। पास परसेंटाइल सीटेट का देखोगे ना, लास्ट अभी जो मार्च में रिज़ल्ट आया है फाइनली, उसमें आप देखोगे पेपर 2 वालों का परसेंटेज बहुत डाउन गया, बहुत अनएक्सपेक्टेडली। मतलब उसको हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे ऐसा। तो वो इसलिए गया क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। उनको लगता है ना कि सब कुछ मिक्स कर दो, खिचड़ी बना दो और खिला दो और बोलेंगे हाँ पेट भर गया। तो गाइस ऐसे नहीं होता है। हर क्वेश्चन को, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो पेशेंस आप में बिल्कुल बने होने चाहिए। आप अपने टाइम पे पेशेंस की बात करो, लेकिन जब आपकी चीज़ें बच्चा नहीं समझता तब आपका पेशेंस कैसे आप हैंडल करोगे। क्योंकि क्लास में जैसे हम कहते हैं ना, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस कुछ वीडियोस में ब्लर सा हो गया है, तो आप ये नहीं कि उसको आप स्किप कर दो या छोड़ दो, आप उसको भी सुने। ब्लर सा हो गया है, लेकिन इतना मैं श्योरिटी हूँ बता रहा हूँ कि वो दिख रही हैं कि लिखा क्या है, ध्यान से चेक करेंगे तो। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है, साइट या विज़न का दिक्कत है, तो वो वीडियोस में जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को रीड करते हुए या आंसर्स बता रहा हूँ या जो ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे याद रखना है, उसको आप सुन करके लिख लीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए गाइस, अगर आप अपना रिज़ल्ट अच्छा और बहुत अच्छा ही चाहते हैं तो। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते अपना रिज़ल्ट अच्छा या बहुत अच्छा, या नुकसान चाहते हैं अपना, तो आप वीडियोस को स्किप करिए, आपकी मर्ज़ी है वो, अगर आप अपना नुकसान चाहते हैं। ठीक है, या आप अपना पेपर नहीं पास करना चाहते तो वीडियोस मत देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इसके भी लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेशेंस हैं, आप सचमुच टीचर बनना चाहते तो पेशेंस के साथ चीज़ें देखिए। मैंने यही बोला कि जहाँ ब्लर सी है वहाँ लिखा हुआ मैं खुद रीड कर रहा हूँ, वॉइस तो मेरी सुनाई पड़ रही है ना, क्या ट्रिक से बता रहा हूँ वो तो सुनाई पड़ रहा है ना, तो उसको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ लिख लो उस चीज़ को सुनने के बाद। इस तरह तो समझ सकते हो ना। आपकी क्लास में जब आप पढ़ाने जाओगे, कुछ स्पेशल चाइल्ड भी होंगे ना आपकी क्लास में। अब किसी को आपका बोला हुआ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बच्चा देख करके तो सुन सकता है, समझ सकता है ना कि आपने क्या बताया है या क्या समझा रहे होगे आप। वो देख के तो विजुअलाइज़ कर सकता है चीज़ों को, है ना। तो बच्चा जब इतना समझदार हो सकता है तो आप तो टीचर हो, आप में तो ये पेशेंस होना चाहिए कि चलो यहाँ पे ब्लर हो गया तो क्या बोला जा रहा है उसको देख के सुन के लिख तो लें। तो इस तरह से कोऑपरेट करना सीखिए। एज अ टीचर आप पेशेंस ज़रूर रखें, है ना। अब कोई बच्चा देख नहीं सकता तो सुन के आपकी चीज़ों को बताएगा, है ना। लेकिन कोई बच्चा जो देख ही नहीं पा रहा है और सुन कर के वो बार बार पूछ रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये थोड़ी कि उसको डांटोगे, फिर तो आप टीचर ही नहीं हो। क्योंकि टीचर वही होता है जो पूरे बच्चों को एक साथ बांधे रखे, या हर परिस्थिति में अपने आप को उनके साथ मिला कर के चल सके, वो टीचर असली टीचर होते हैं। ठीक है, तो आप बस पेशेंस रखना है। जहाँ वीडियोस गाइस ब्लर है वहाँ सुन करके मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कौन सी ट्रिकली बता रहा हूँ मैं, चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है या कैसे इसको याद रखना है, इस शब्द को जो भी समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, वो लिख करके आप
कॉपी में नोट्स की तरह रखें और याद करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा अब टाइम नहीं लगाएंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ब्लू में हैं और सारे ब्लैक में जो है वो लिखे हुए हैं वो आंसर्स हैं हर एक पेजेस में। ठीक है तो पहला क्वेश्चन है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। देखो कक्षीय समतल पे बोला, समतल मतलब थोड़ी सी चपटी, समतल जमीन बोलते ना कि थोड़ी सी सपाट ज़मीन। तो पृथ्वी, देखो एक डायग्राम में हल्का सा विजुअलाइज करना है, डायग्राम सा बता रहा हूँ मैं कि एक पृथ्वी की शेप बनाई हमने और पृथ्वी की शेप बनाने के बाद उसके मिडल या सेंटर में एक लाइन स्ट्रेट बना दी हमने और उस स्ट्रेट लाइन को भी काटने वाली एक और लाइन हमने बना दी ऐसे थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा झुका करके। ठीक है, वो हमने एक दूसरी लाइन एक और बनाई जो उस मिडल सेंटर वाली लाइन को क्रॉस कर रही, काट रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वी शेप सा बनेगा सबसे ऊपर और सबसे नीचे। तो जो चपटी सी पृथ्वी है, देखो गाइस पूरी पृथ्वी गोल होगी तो फिर सब कुछ गोल मटोल हम भी हो जाते। तो पृथ्वी थोड़ी सी जो शेप है वो थोड़ी सी चपटी सी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक समतल शब्द भी आ रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने ही समतलीय कक्ष पर, समतल वाले कक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आंसर है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको पेपर में 66.5, मैंने यहाँ पे समझाया कि 66 1/2 लिखा हुआ है, इसको मैंने 66.5 पढ़ दिया। पेपर में आपको 66 तो मिलेगा लेकिन 1/2 ना मिल करके 66.5 यानी कि 66.30 मिलेगा। तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको 1/2 नहीं मिलता है तो 66.30 ठीक है, इस तरह से भी मिलेगा कि 66.5 ऐसे भी लिखा अगर मिलता है तो आप वो भी टिक कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसको 66.5 मान रहे हो, 66.5 और आधे एक 1/2 यानी कि 1/2 आधा मान लिया से, तो ऐसे ही 66.30 मिलेगा तो वो गलत नहीं है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो आप उसको टिक करके आना है और डिग्री का सिंबल देख लेना, ये डिग्री छोटा सा जो बिंदु बना रखा ना मैंने वो लगा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे आप पेपर वगैरह देते हो या जब टीचर आपको मार्क्स देते हैं तो उसमें जो हाफ मार्क मिलते हैं, जो ओवरऑल मार्क के साथ एक हाफ मार्क लगा होता है, तो आप उसको ऐसे ही तो रीड करते ना कि अगर आपका 100 में से 77.5 आए तो 77 1/2 ऐसे लिखते हो, है ना। या फिर आप इसको ऐसे ना कह करके, जैसे अब घड़ी की बात बोलो तो घड़ी में कैसे बताते हो कि 1:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मम्मी 1:02 हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते हो। यानी कि 1:30 तो वो 1:30 आप ऐसे बोल रहे हो ना, 1:30 हो गया तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मम्मी 1:01 हुआ है, नहीं ना, आप ऐसे बोलते हो ना 1:30 हुआ है। तो 1:30 वैसे बोल रहे हो और 1:30 ऐसे बता रहे हो नंबर में लिखकर, तो ये गलत थोड़ी हुआ है, ये भी तो सही है। तो आपको ध्यान पेपर में रखना है। ठीक है गाइस, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से संबंधित कोई अलग क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, वहाँ तो समतल पर थी, समतल पे ज़्यादा डिग्री झुकी होती है लेकिन धुरी पे वो कम डिग्री झुकी होती है। ये देखो दो शब्द पे जोर दे रहा हूँ मैं, समतल पर पृथ्वी ज़्यादा डिग्री का झुकाव रखती है और धुरी पर वो 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। ठीक है, समतल पे 66.5 का, लेकिन धुरी पर वो 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है, ध्यान रखना है। देखो समतल पे ज़्यादा रखती है, पहली बात ध्यान रखना, और समतल वर्ड आपको पेपर में ना मिले तो धुरी पर वो कम रखती है, समतल पे ज़्यादा रखती है। पहले ये माइंड में आपको रखना है कि समतल पर पृथ्वी 66.5 डिग्री का झुकाव रखती है, वो ज़्यादा रखती है समतल पे, लेकिन जब वो धुरी पर आती है, अपनी धुरी पे ही पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो वहाँ पर वो कम मात्रा में झुकाव रखती है। ठीक है, तो वहाँ पर 23.5 डिग्री का होता है, यानी कि 23 का भी 23 में जो 3 है, 3 का 2 गुना समतल बढ़ जाता है और 20 का 3 गुना समतल बढ़ जाता है। ठीक है, 20 या 60 3 गुना बढ़ गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6 यहाँ पे 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आपको तरीके बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद को डैश के शासनकाल में बनवाया गया। अब देखो बेगमपुरी मस्जिद को किसने बनवाया, या किसके शासन में बनाई। तो बेगमपुरी मस्जिद
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। अब देखो यहाँ पे ट्रिक मैं कैसे बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना सुनने के बाद ट्रिक में कि बेगम बिन तुगलक का क्या काम, बेगम बिन तुगलक का क्या काम। तो बेगम में ब आ रहा है, बिन में भी ब आ रहा है, और बिन तुगलक का क्या काम, तो उसमें भी बा करके ही आ रहा है। ठीक है, बेगम बिन बिन तुगलक का क्या काम, बेगम बिना बिन तुगलक किस काम का। तो ब आ रहा है ना, तो ऐसे ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, याद रखने के लिए लिख लो। ठीक है, तो बेगम बिन बिन तुगलक किस काम का, तो बेगमपुरी की मस्जिद को किसने बनवाया, बिन तुगलक ने बनवाया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसे पागल राजा भी कहा गया। पागल राजा किसे माना गया, बिन तुगलक को। आप देखो क्यों पागल हो गया, इसकी भी एक ट्रिक है कि वहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन मैंने बता दी ट्रिक कि बेगम बिन बिन तुगलक किस काम का। तो उसने सोचा कि भैया बेगम है, इनके लिए मस्जिद इनके नाम की बनवा देते हैं, या इनके लिए तो ही हमारा वजूद है, क्योंकि हम फिर ऐसे अकेले क्या करेंगे। तो इसलिए बेगम बिन बिन तुगलक किस काम का, तो उसने सोचा क्यों ना मस्जिद बनवा देते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद इसे पागल बता दिया। अब पागल क्यों गया, उसकी ट्रिक क्या है, बेगम बिन बिन तुगलक हो गया पागल। अब बेगमपुरी मस्जिद उनके नाम पे बनवा दी, बेगम के नाम पे समझो, है ना। अब बेगम नहीं रही तो बच गया बिन तुगलक। अब बेगम तो रही नहीं तो बिन तुगलक क्या हो गया, उस उनके बिना पागल हो गया, है ना। ट्रिकली याद बता रहा हूँ, करने के लिए याद रखना है कि बिन तुगलक बेगम बिना किस काम का, तो सोचा चलो काम का काम कर लेते हैं, मस्जिद बनवा दी। ठीक है, अब वो पागल हो गया। तो पागल क्यों हो गया, तो यहाँ पे बोला कि बेगम बिन बिन तुगलक हो गया पागल। अब बेगम नहीं है तो बिना बेगम के वो पागल ही हो रहा है ना, कि बेगम चाहिए थी, बेगम है, बेगम होना चाहिए था, मतलब होनी चाहिए थी, सॉरी। ठीक है, तो बेगम बिन बिन तुगलक हो गया पागल, ऐसे ट्रिकली याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, बेगमपुरी मस्जिद के अलावा जहाँ पनाह नामक शहर, देखो जहाँ पनाह क्या है, एक शहर है, शहर भी बनवाया। किसने बनवाया शहर, बिन तुगलक ने। अब देखो बेगमपुरी मस्जिद तो बनवाई इन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या बनवाया, जहाँ पनाह नाम का एक शहर बनवाया। अब देखो यहाँ पे दो शब्द इसमें मिलता है, जहाँ पनाह मतलब जहाँ मतलब पूरा जहान, संसार कह लो, पूरा देश कह लो, ऐसे कह लो। ठीक है, मतलब पूरा संसार कह लो, देश नहीं, जैसे पूरे संसार को हम कह सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पनाह मतलब जहाँ मतलब पूरी जहान, पूरी दुनिया। ठीक है, और पनाह मतलब रहने के लिए जगह। ठीक है, तो जहाँ पनाह कि सारे जहां को, सारे लोगों को रहने के लिए पनाह या जगह देना, जहाँ पनाह। तो वो एक तरह से शहर बन गया ना, जहाँ पे पूरे जहान को रखने की बात करें तो वो शहरी तो बन जाएगा ना, गांव तो नहीं रहेगा ना, जहाँ पे सारे लोग का निवास अब हो रहा है, बढ़ता जा रहा है आबादी, तो जहाँ पनाह। ठीक है, ऐसे याद रखना है, समझ के रखना है। तो समझ में आया कि बिन तुगलक सॉरी बेगमपुरी मस्जिद किसने बनाई, बेगम के बिना बिन तुगलक, तो बिन तुगलक ने बनवाई। और पागल क्यों होगा, क्योंकि बेगम नहीं थी तो बेगम बिन भी बिन तुगलक हो गया पागल, ऐसे याद रखना है। इन्होंने बेगमपुरी मस्जिद के अलावा क्या बनाया, सभी के लिए, सभी के लिए, सभी मतलब जहान के लिए, सभी जहान के लिए जहाँ पनाह नाम का एक शहर बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है, मोठ की मस्जिद किसके शासन में बनाई गई। ठीक है, ठीक है, किसके शासन में बनाई गई। तो यहाँ पे दो दो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी ने लोदी के शासन में बनी। ठीक है, मोठ की मस्जिद, देखो यहाँ पे ध्यान देना, मोठ की मस्जिद किसके, यहाँ पे डैश में मैंने आंसर भर दिया है, किसके शासनकाल में बनवाई गई। ठीक है, तो मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई, ये आंसर है। अब देखो मोठ की मस्जिद, अब मोठ कचौड़ी आपने देखे हो ना, खस्ता कचौड़ी मोठ कचौड़ी भी होती है। तो मोठ कचौड़ी खा खा करके सिकंदर ज़्यादा ही लोड हो गया। ठीक है, सिकंदर में ज़्यादा ही लोड आ गया। तो ऐसे ध्यान रखना कि मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी ने, यानी कि लोदी लोड हो गया, कुछ ज़्यादा ही लोड हो गया, किसको खा के, मोठ कचौड़ी को खा के। ठीक है, ऐसे याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। मोठ कचौड़ी से सिकंदर लोदी में कचौड़ी ज़्यादा लोड हो गई। ठीक है, ज़्यादा लोड हो गई कचौड़ी। ऐसे मैं थोड़ा सा फंबलिंग तरीके से ही बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट करो वर्ड को और याद रखो चीज़ों को। ठीक है, तो मोठ कचौड़ी खा के लोदी हो गया लोड, तो सिकंदर लोदी ने कुछ ज़्यादा ही लोड कर लिया था, किसको, मोठ कचौड़ी को खा के। ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, एक और ट्रिक है कि सिकंदर लोदी जो लोदी थे वो अब
लड़ नहीं सकते थे, युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए थे, है ना। लोदी है, लोड कर लिए, मोटा गए, मोट हो गए, है ना। तो मोट हो गए हो क्योंकि तुमने लोड ही कर लिया है, लोड ही इतना कर लिया है। तो सिकंदर लोदी, ऐसे याद रख सकते हो कि मोट कचौड़ी, कचौड़ी नहीं, मोट मस्जिद की स्थापना या मतलब उसको किसने बनवाया, किसके शासनकाल में बनी, सिकंदर लोदी, क्योंकि लोदी लोड हो गए थे मोट कचौड़ी खा के, ठीक है। ऐसे दूसरी ट्रिक भी यहाँ लिखी हुई है कि सिकंदर लोदी लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए थे, मोट हो गए थे, मोटा गए थे, इसलिए वो लड़ ही नहीं पा रहे थे। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हो। इनके में मंत्री द्वारा बनाया गया, तो इनके मंत्री द्वारा ही बनाया गया। इनसे संबंधित और कथन क्या हैं? कुव्वत अल इस्लामी मस्जिद का निर्माण 2 सुल्तान द्वारा करवाया गया। कौन कौन से 2 सुल्तान थे? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किन्होंने करवाया, किसने करवाया कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। देखो कुव्वत में क और ऊ की मात्रा है ना। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, किसके शासनकाल में बनी, किसने निर्माण करवाया? तो कुव्वत में क और ऊ की मात्रा कु, और कुतुबुद्दीन में भी क और ऊ की मात्रा कु। तो ऐसे ध्यान रखोगे, कुव्वत और कुतुब, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को कुव्वत यानी कु और कुतुब यानी कि कु, ठीक है। तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। ये ध्यान रखना, कुव्वत कू से शुरू हो रहा है और कुतुब भी कू से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ कम करोगे पेपर में, ठीक है। कनेक्ट ऐसे रखना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? जिसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और आगे बढ़ा करके पूरा करवाया काम, ठीक है। अब उसमें जो भी रह गई होंगी बाकी चीज़ें, तो उनको पूरा करने के लिए इल्तुतमिश तो थे ही यहाँ पे वापस, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने, अब देखो ये पूछा जा सकता है अलग से कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को आगे और किसने बनवाया, आगे किसने और बनवाया? तो देखो आगे अलाउद्दीन आया, आजा, आ से अलाउ और आ से आगे, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जिसे इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने, आ से अलाउद्दीन, आ से आगे, अलाउद्दीन आगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन आगे आया, उसने और बनवाया इल्तुतमिश के साथ मिल करके, ऐसे भी ध्यान रखोगे। देखो कुव्वत कू से कुतुबुद्दीन ऐबक कू, तो इनका निर्माण की शुरुआत, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की निर्माण की स्थापना किसने करी, शुरुआत किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में इन दोनों के बाद जितना काम हुआ था, उसके बाद उसको और आगे किसने काम करवाया, उसको और अच्छा किसने बनवाया, या उसको और जो बचा कुचा काम था उसको किसने पूरा करवाया? तो वो इल्तुतमिश थे वापस से, लेकिन वापस में यहाँ पे नाम दूसरे आ गए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो देखो अलाउद्दीन से आगे आ जा, अलाउद्दीन खिलजी, अब तेरा काम है, आगे आ, अपना काम करवा ले ये और आगे बनवाओ इसको, ठीक है। अलाउद्दीन आओ, इसको आगे बनवाओ, और है ना, तो आगे, ठीक है। ऐसे किस शिलालेखों में चोलों या चोल वंश के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? कौन से शिलालेख है जिसमें चोल वंशों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चोल वंश के अधीन मतलब जो उनके नियंत्रण में थे चोलों के, तो चोल वंश के अधीन जो ग्राम प्रशासन का उल्लेख किया गया, तो चोल वंश के अधीन कौन से ग्राम प्रशासन इसके अंतर्गत रहते थे चोलों के? तो वो कौन से शिलालेख में इनका बताया गया कि हाँ ये सारे जो ग्राम पंचायत है ये चोल के अंतर्गत रहते थे, इनके अंतर्गत रह के काम करते थे। तो वो कौन से शिलालेख में बनवाया गया, मतलब बताया गया? तो आंसर है उत्तर मेरू। उत्तर मेरू जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर मेरू कहाँ है? देखो नाम उत्तर मेरू बता रहा है, ऊपर उत्तर भारत ऐसे, लेकिन जहाँ कहाँ है? दक्षिण भारत, तमिलनाडु, ठीक है। उत्तर मेरू, उत्तर में ना जाकर के नाम तो तुमने उत्तर मेरू ले लिया, लेकिन बात बता रहे हो दक्षिण भारत की, तो ऐसे याद रखना कि उत्तर मेरू उत्तर ना जाकर के दक्षिण यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में एक शिलालेख है, जैसे आप कहते हो ना पिलर्स वगैरह जैसे बनते हैं तो उसमें नाम वगैरह लिखवाते हैं, हिस्टोरियंस वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ते हो, कभी कभी मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं ना,
कोई शिलालेख वगैरह इस तरह से बने होते हैं, या कब्रें वगैरह पे लिखी होती हैं चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो यही सारी चीज़ें तो होती है। तो ऐसी एक शिलालेख मिला जिसमें चोल वंश के अंतर्गत कौन कौन से, यानी उनके अधीन कौन कौन से ग्राम पंचायत या ग्राम प्रशासन थी, उनका उल्लेख करना है। तो पहली प्रशासन में उत्तर मेरू का नाम आता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो एक शिलालेख तमिलनाडु में और उसमें उत्तर मेरू ग्राम प्रशासन है, ठीक है, मतलब इसका नाम का जिक्र है। और एहोल कर्नाटक में है, यहाँ चालुक्य वंश का शासन रहा। एहोल कहाँ पर है, कर्नाटक, दोनों ही साउथ में, तमिलनाडु भी और कर्नाटक भी, ठीक है। एक में उत्तर मेरू नाम है, दूसरा में एहोल नाम है जो कर्नाटक में है। यहाँ कर्नाटक में चालुक्य वंश का शासन रहा एहोल में, ठीक है। मगध के बारे में क्या सत्य है, अब मगध के बारे में क्या क्या सत्य बातें हैं देख लेते हैं। मगध, इससे जुड़ी बातें क्या है, राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। तो जैसे आप मगध में 16 महाजनपद वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, तो सबसे ताकतवर मगध माने गए महाजनपदों में है ना। अगर सबसे बेटर तरीके से आपको देखना तो क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक उठा लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मगध के बारे में, इसकी प्रशासन शक्तियों के बारे में, मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे, क्लास 12th की हिस्ट्री में बखूबी लिखा हुआ है, वो साफ साफ मिल जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आप क्लास 6 to 8 की हिस्ट्री में भी जब पढ़ना शुरू करोगे तो मिल जाएगी, लेकिन सडन आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक में। बहुत अच्छे से चैप्टर 2 है क्लास 12th की हिस्ट्री का, पार्ट 2, उसमें देखना, बहुत अच्छे से साफ साफ मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ 12th, नहीं तो आप 6 to 8 की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। खैर आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि राजगृह मगध की पहली राजधानी थी, ठीक है। मगध की राजधानी, पहली राजधानी मगध ने किसको बनाई, राजगृह को, ठीक है, ये बात सत्य है। दूसरा पॉइंट क्या गया कि बिंबिसार मगध का पहला शासक था, हाँ पहला शासक था, ठीक है, ठीक है। अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब मैंने अपने पहले वीडियोस में कहीं बताया हुआ है कि पहले कौन आया, कि अजातशत्रु आए, है ना, या समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त आया, कौन आया पहले, ऐसे सब कुछ बताया है मैंने, ठीक है। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो वीडियोस के अंदर, ठीक है, वहाँ कन्फ्यूज़न आपको नहीं होंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना और देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मगध के समय में राजगृह को मगध की पहली राजधानी बनाई गई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है, राजगृह मगध का पहला ग्रह बन गया राजगृह, ये ऐसे याद रख लेना कि मगध का पहला घर, पहली राजधानी, उसका राजगृह घर बन गया, ठीक है। बिंबिसार मगध का पहला शासक बना, बिल्कुल सही बात है। गंगा और सोन नदी मगध के इलाके से बहती है, सत्य कथन है। ये मगध वगैरह आप देखोगे ना उत्तर भारत में, बिहार वगैरह और इधर उत्तर और पूर्वी भारत के ऐसे इलाकों में इन्होंने अपना वो जमाया था। तो गंगा नदी और सोन नदी ऐसे, मतलब उत्तर भारत में आप देखोगे तो इस तरह से बहती हुई दिखेगी, ठीक है, उत्तर भारत और पूर्वी भारत से ऐसे ऐसे होते हुए जा रही होगी। तो ये बताया कि मगध के समय में गंगा नदी और सोन नदी बहती थी, बिल्कुल सब, मतलब अभी भी है, लेकिन ये इसके रिगार्डिंग पूछा इसलिए मैं इसका नाम लेकर के बोल रहा हूँ, मगध, है ना। सबसे शक्तिशाली शासक भी रहे और इन्हीं के आसपास 16 महाजनपदों का जिक्र भी होता है ना। तो इसीलिए क्लास 12th की हिस्ट्री का बताया, क्योंकि वहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएगा और साफ साफ पढ़ सकते हो, तुरंत मिल जाएगा, पार्ट 2 में है, ठीक है, पार्ट 2 में, हाँ ठीक है। तो मगध के समय में जो गंगा नदी, सोन नदी वगैरह थी ना, ये बहुत उपजाऊ नदियाँ रहीं, ठीक है। तो ये मिट्टियाँ अपने साथ बहा ले आती थी, रेतीली मिट्टी, जो नदी में जैसे पानी बहाते हुए आता था, तो जब पानी पीछे जाता था तो मिट्टी आगे आ जाती थी, ठीक है। तो वो उपजाऊ का काम करती थी मिट्टी, और वहाँ पे इसीलिए इन लोगों ने अपना राजधानी वगैरह बनाई कि एक तो नदी सुविधा के लिए, साथ में उपजाऊ मिट्टी, तो खेती वगैरह, अनाज वगैरह की सुविधा हो जाएगी। तीसरा ये था कि मगध को जंगल झाड़ी वाले एरिया भी मिल गए थे, तो वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह या उस प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें उनको मिलनी थी वो भी मिलती थी। तो बेसिकली सब अच्छे के लिए उन्होंने अपना देख करके वहाँ बनाया था। आगे है, सुनामी शब्द किस भाषा का है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, ध्यान रखना है। ये 7th या 6th की हिस्ट्री में एक ऐसे कॉर्नर पे होता ना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डू यू नो, या क्या आप जानते हो, ऐसे करके, तो उसमें भी लिखा होगा या उसी के आसपास कहीं होगा, ठीक है।
तो सुनामी शब्द किस भाषा का है? सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। जापान में इसको जापान में हम सुनामी बोलते हैं। बेसिकली सुनामी शब्द जापान का है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक और उसी से शब्द है। देखो सुनामी का ही एक और शब्द है। सुनामी शब्द का अर्थ है बंदरगाह तरंगे, यानी कि हार्बर वेव्स, बंदरगाह तरंगे। सुनामी का मतलब ही क्या होता है? एक तरह से ऐसी लहरें जो सबको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो बंदरगाह तरंगे हैं कि ऐसी तरंगे जो नष्ट कर सकती हैं, है ना। सुनामी आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता है ना, जो आसपास उसके चपेट में आता है। तो सुनामी शब्द कहाँ से है पहले बताओ मुझे। सुनामी जापान का है। जापान ने कौन सा शब्द दिया? सुनामी, यानी ऐसा शब्द दिया है, बताया जापान ने, जो तबाही वाला शब्द है सुनामी। ठीक है, जापान से आया है शब्द जिसका अर्थ होता है। अब सुनामी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, कहाँ से आया है? जापान से आया है तो पता है, लेकिन अगर ये ना दे तो इससे ज़्यादा बेटर ट्रिकली ये दे देगा कि सुनामी शब्द का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑफलाइन पेपर में। सुनामी शब्द का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह तरंगे। ठीक है, सुनामी का मतलब होता है बंदरगाह तरंगे, यानी कि जो बड़े बड़े नदी वगैरह उसमें जो उफान आता है, लहरें सी बनती है जो सबको नष्ट कर देती हैं वो। ठीक है, तो सुनामी का मतलब होता है बंदरगाह तरंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। तो चोल के कालों में देखो यहाँ पे व्यापारियों के संघ बनते थे चोल काल में। दक्षिण भारत में ही है, चोल चेर पांडे, ये बताया हुआ मैंने। ठीक है, इस थर्ड सीरीज़ या थर्ड वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। चोल चेर पांडे दक्षिण भारत में है, जो कि एक तरह से क्या थे? 3 राजा थे, चोल चेर और पांडे, जिनके लिए हमने मूवेंद्रम या मूवेंद्र नाम इस्तेमाल किया है कि मूवेंद्र मतलब 3 राजाओं या 3 राजवंश का समूह। ठीक है, मूवेंद्र मतलब 3 राजा, ऐसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये राजवंश दक्षिण भारत के हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा गया था। तो चोल काल में व्यापारियों का अलग अलग संघ होता था। जैसे अलग अलग व्यापारी अलग अलग सारे व्यापार करते ना, तो उनके पूरे ग्रुप को किस नाम से जाना जाता था? उनको हम बोलते थे नगरम। पूरा नगर जैसे मतलब बस गया हो, यानी कि पूरे व्यापारी आ गए हों, तो उनके कलेक्टिवली पूरे संघ को हमने क्या कह दिया? नगरम। ये नगरम शब्द नगर के लिए नहीं इस्तेमाल किया, ये नगरम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? व्यापारियों के संघ, उनका एक अपना जो ग्रुप था व्यापारियों का, दक्षिण भारत में जो व्यापारी होते हैं उनके ग्रुप को हमने नगरम नाम कहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत में इसे हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत में हम श्रेणी नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत में इसको नगरम के नाम से। तो उत्तर भारत में जो व्यापारी हैं वो अलग अलग श्रेणियाँ, हम बोलते हैं ना अलग अलग श्रेणी के मज़दूर, कोई ये काम करता है कोई वो काम करता है। तो हमने उसमें भी जो कोई ये करते तो उसमें भी एक वही नहीं करते, और भी सारे लोग काम करते हैं। तो उनको उत्तर भारत में, हमारे उत्तर भारत में हम श्रेणी के नाम से बोलते हैं सारे व्यापारियों को, उनके समूह को हम श्रेणी बोलते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में हम सारे व्यापारी या कामकाजी जो संघ है उनको हम किस नाम से बोलते हैं? दक्षिण भारत में नगरम के नाम से। किस नाम से? दक्षिण भारत में नगरम, और उत्तर भारत में श्रेणी। उत्तर भारत में श्रेणी और दक्षिण भारत में नगरम। अब देखो श्रेणी, श्रृंखला, श्रेणी मतलब एक श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। उत्तर भारत में आप देखोगे ना सारी हिमालय वगैरह या कंचनजंगा वगैरह, केटू वगैरह जो भी आपकी है ना, तो ये सारी तो श्रेणी यानी कि श्रृंखलाएं बनी हो। तो पर्वत ऊपर ही तो है आपकी उत्तर भारत में, तो ऐसे ध्यान रख लेना, उत्तर भारत में श्रेणी के नाम से जानते हैं और दक्षिण भारत में नगरम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेगास्थनीज के विषय में सत्य कथन क्या है? अब सत्य कथन आप पढ़ के जाओगे, इसमें से कुछ ऐसा मिसमैच मतलब कुछ एक पॉइंट हट के होगा जो आपका आंसर होगा, यानी कि उसमें असत्य कथन पूछे जाएंगे। लेकिन हम सत्य पढ़ रहे हैं, असत्य आप अपने आप ही ढूंढ लोगे जब इससे हट के कोई पॉइंट आपको नज़र आएगा तो पेपर में। तो हम सत्य कथन देख लेते हैं कि सत्य कथन क्या क्या हैं, किसके बारे में? मेगास्थनीज के विषय के बारे में। तो मेगास्थनीज कौन थे? यह एक राजदूत था। मेगास्थनीज कौन है? एक राजदूत, कि किसी के द्वारा भेजा गया हो, जैसे ठीक है किसी की चीज़ों को देख रेख करने के लिए, उसके सारे कामकाज में हाथ बटाने के लिए, है ना, किसी की मदद करने के लिए राजदूत भेजा गया। तो मेगास्थनीज कौन थे? एक राजदूत थे जिसे सेल्यूकस निकेटर
नामक शासक ने भेजा था। तो मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। निकेटर ने बोला निकल जाओ जल्दी से काम पे, राजदूत बनो। तो मेगास्थनीज को बोला किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। उन्होंने, जो कि एक शासक थे, उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा काम के लिए एक राजदूत के तौर पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट था इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में पहुँचे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुँचे। ठीक है। मेगास्थनीज एक राजदूत थे। पहला क्या है, मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज एक राजदूत थे। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में राजदूत बन के भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। इंडिका पुस्तक के लेखक, जिसमें मौर्य शासन का विवरण तथा भारतीय व्यवस्था को बताया गया है, मेगास्थनीज ने लिखे। ठीक है। मेगास्थनीज जो एक राजदूत के रूप में गए थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी? इंडिका। इंडिका नामक एक एरोप्लेन भी है ना, जहाज़ देखा, जैसे इंडिगो, इंडिका नहीं, मतलब हाँ, जैसे इंडिगो में कनेक्ट के लिए बता रहा हूँ, इंडिका। ठीक है। तो इंडिगो नाम से एक एरोप्लेन भी है, तो इंडिका ऐसे ध्यान रख लेना। तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसके लेखक है कौन? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और इंडिका पुस्तक किसका जिक्र करती है? किसके शासन व्यवस्था का वर्णन करती है? ये भी ध्यान से सुन लो गाइस। इंडिका पुस्तक किसके शासन का वर्णन करती है? इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। मौर्य साम्राज्य के जो भी शासन व्यवस्था रही, जो भी उन्होंने काम काज किए, क्या क्या किए, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ का विवरण कौन सी पुस्तक में लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में? इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। और उस इंडिका पुस्तक में किसके काल के बारे में बताया गया? किसके साम्राज्य के बारे में बताया गया? मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है इंडिका पुस्तक में, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा, जो कि कौन था? एक राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने कहाँ भेजा इनको? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए तो मौर्य साम्राज्य में जब जाएंगे तो भैया मौर्य साम्राज्य का ही तो लिखेंगे ना। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए और मौर्य साम्राज्य में जाने के बाद, मौर्य के दरबार में जाने के बाद, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज ने जो लिखी पुस्तक इंडिका, उसमें उसी दरबार यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में सारा विवरण लिखा। ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का जिक्र किया गया है, तो इंडिका पुस्तक में ये अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है। और इसमें भारतीय व्यवस्था को भी बताया गया है। मेगास्थनीज ने भारत में जो जो चीज़ें देखी वो भी उसमें जिक्र किया उसने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही कथन कौन कौन से? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय दो आ रहा है ना, द्वितीय यानी दो, विक्रमादित्य, द्वितीय इसमें भी आ रहा है ना, द्वितीय यानी कि दो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम किस नाम से बोलते हैं? विक्रमादित्य। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ करते हैं, तो ट्रिकली बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि उसमें भी दो आ रहा है सेकंड, और विक्रमादित्य उसमें भी दो आ रहा है यानी कि सेकंड। तो विक्रमादित्य बोलो या चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो, दोनों ही एक हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी नाम देते हैं, या विक्रमादित्य को ही हम चंद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं। दोनों में द्वितीय द्वितीय यानी दो दो आ रहा है। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, समझ सकते हो। अब इनसे जुड़े कुछ सही कथन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जो कि यहाँ पे बताया कि कालिदास इनके दरबारी कवि थे। तो ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में इनके दरबार में अब कौन आया? तो इनके दरबार में कालिदास आए, जो कि एक दरबार के कवि रहे। कालिदास जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा भी होगा। ठीक है। बहुत अच्छी इन्होंने बातें लिखी हैं, बताई हैं। तो कालिदास जो हैं, जो लिटरेचर बच्चे पढ़ते होंगे, वो उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश वाले हो। ठीक है। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबारी कवि रहे। तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के। ठीक है। दोनों एक ही नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। दूसरा पॉइंट है, तो कालिदास किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। या विक्रमादित्य को का दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसका कि
फाहियान ने इसी दौरान भारत का दौरा भी किया। भारत का दौरा मतलब ट्रैवल किया, इंडिया में आया, भारत को देखा, जाना पहचाना, क्या क्या समझा। ठीक है, तो कौन आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? कौन आया? फाहियान, एक मतलब अलग जगह से व्यक्ति आया। हमारे यहाँ पे फाहियान ऐसे कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो फाहियान अलग जगह से आए व्यक्ति ने भारत का दौरा किया। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में। इनके समय में कौन कवि थे दरबार में? कालिदास। देखो, क से कवि, क से कालिदास। ठीक है, क से क, कालिदास में क आगे आ रहा है, कवि में क आगे आ रहा है। तो कालिदास कवि थे। कवि किसके दरबार के थे? द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है? किंतु ये अलग बिंदु मैंने लिखा है कि अलग बिंदु क्या है कि किंतु समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये अलग बिंदु इसलिए बता दिया है कि जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से या उनकी उपाधि दी गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वैसे भारत में नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। मैंने बताया हुआ अपनी एक वीडियो में कि समुद्रगुप्त समुद्र से आए थे, मतलब एक दूसरे देश से पार करके आए थे, इसलिए उनको भारतीय ना कहकर बोला कि तुम दूसरे देश से हो, और उनको एक नेपोलियन बोल दिया। नहीं तो उनको बोलते भारत का भारतीय आया है, लेकिन वो समुद्र से आया है। मतलब ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए कि समुद्रगुप्त समुद्र से होकर आए, इसीलिए वो दूसरे जगह से होकर आ रहे थे, इसलिए हमने उनको भारतीय ना कहकर नेपोलियन बोल दिया। ऐसे याद रखने के लिए बताया था मैंने। एक पॉइंट और है इसमें, पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। पहला शासक ही पहला बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त जो पहले थे वो पहले शासक बने। उसके बाद आ गए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आ गए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त भी थे। ठीक है, और इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। 9 रत्न इन्हीं के काल में थे। तो ये देखो, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बता दी मैंने। देखो मैंने कितने इम्पोर्टेंटली बताया, इसलिए मैंने कहा गाइस स्किप मत करो वीडियोस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात ध्यान से देख लो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जैसे कालिदास कितने महान कवि थे, 9 रत्नों में गिने गए। ठीक है, तो 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आए, जो विक्रमादित्य थे। इन्हीं के समय में कौन से रत्न आए? 9 रत्न, जो भारत के 9 महान कवि थे, है ना, 9 महान कलाकार कह लो, वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और सबसे पहले कौन शासक बने? गुप्त। उसमें चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, प्रथम पहले बने। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, जिनको समुद्र से आने के कारण उनको हमने दूसरे जगह से मान करके नेपोलियन कह दिया, भारतीय ना कह करके। ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कुछ अदरवाइज मत लेना। ठीक है, कि आप याद रखें, भूलें नहीं। तीसरा था समुद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, और इन्हीं के काल में 9 रत्न आए, यानी कि 9 महान कवि आए जो भारत में, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत, जिनकी आज चर्चाएं होती हैं, हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली में लोह स्तंभ के कथन। अब दिल्ली के मेहरौली में लोहे के लोहे के संबंधित, लोहे का जो स्तंभ बना हुआ है यानी कि पिलर, उस पिलर के संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। स्तंभ में जंग नहीं लगा है। पहला क्या है कि जो मेहरौली में लोहे के स्तंभ हैं उसमें जंग नहीं लगा हुआ, ऐसा माना गया है। तो ये कथन सही है, किताब में एनसीईआरटी में ऐसे ही बताया हुआ है। ठीक है, कि लोहे के स्तंभ जो है मेहरौली में, दिल्ली में आप मेहरौली में जाओगे ना, महिपालपुर से और आगे होते हुए आप निकलोगे अंदर, तो मेहरौली के रास्ते पे आप जाओगे, तो बोला कि मेहरौली में जो कुतुब मीनार है, तो वहाँ पे जो लोहे का स्तंभ है उसमें जंग नहीं लगा है। तो बिल्कुल सही बात है, जंग नहीं लगा है, ये बात याद रखना। आप बोलोगे कि भैया लोहे का है तो जंग लग जाएगा, तो थोड़ा सा ऑपोजिट दिमाग चलाना कि हमने पढ़ा था कि जंग लोहे का भले ही, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा है, ये बात। दूसरा पॉइंट है, वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम एनसीईआरटी को सही मानेंगे ना। तो लोहे का वज़न कितना? 3 टन से भी ज़्यादा है। कहाँ पर है ये लोहे का स्तंभ? मेहरौली में। कहाँ है मेहरौली? दिल्ली में। ठीक है, क्यों जंग नहीं लगता है? देखो लिखा हुआ है कि फास्फोरस के कारण, जो फास्फोरस है उसके कारण लोहे में जंग नहीं लगता है। और ये लोहे का जो पिलर है, स्तंभ है, वो 3 टन से भी अधिक का बनाया हुआ है, इतना भारी। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के मेहरौली में लोहे का जो स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय
के दौरान या उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया, जो 7.2 मीटर तक ऊंचाई में है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही मेहरौली के लोहे स्तंभ को बनवाया। किसने बनाया लोहे के स्तंभ को? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और नवरत्न किसके शासनकाल में आए? नवरत्न किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न इसके काल में आए थे। ये लोहे में जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है। ठीक है, देखो लोहा है, लोहे में जंग तो लगता ही है। बारिश खुले रूप में बना हुआ है, खुले आसमान में बना हुआ है, तो बारिश आएंगी, फिर हवा लगेगी इस पर, तो जंग लगने का है पूरा, है ना, चांस। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया कि वो जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये बताया गया कि ये एक फास्फोरस की मात्रा से बना हुआ है, इसलिए। ठीक है, वज़न 3 टन जितना है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही ये बनवाया गया। इस पिलर या इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये इतना है इस वीडियोस में। बाकी हम कल करेंगे अपनी 5th सीरीज़ या 5th वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, डोंट स्किप दिस वीडियोज़। आप अपना फ़ायदा चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे से देखिए। जहाँ ब्लर हो गाइस, पेशेंस एज अ टीचर रखते हुए आप उस चीज़ों को सुन तो रहे हो ना, सुन के लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर के और फिर पढ़ते चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपना नंबर चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, आप पढ़िए। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं करना मैं नहीं कह रहा इसके बारे में। ठीक है, मैंने सीधा शुरू कर दी, बात बता दी आपको, जो चीज़ें हैं आप वैसा करिए। ब्लर है तो सुनाई तो पड़ रहा है, सुन के लिख लो और फिर याद कर लो और पढ़ लो। और जहाँ क्लियर है वहाँ पे आप देखते भी जाओ, पढ़ते भी जाओ, सुनते भी जाओ और लिखते भी जाओ। तीनों काम करो, तीनों तरीके से आप अपने आप को मैनेज करें। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।